Hello everyone. Today will be discuss about thyroid gland. प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, और इंडोक्राइन सिस्टम में हमने 3 लेक्चर को फिनिश कर चुका हूँ, ठीक है। और ये फोर्थ लेक्चर है था इंडोक्राइन सिस्टम का, और ये फोर्थ लेक्चर में दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप क्लास में कंटिन्यू। सबसे पहले यहाँ पर इसका हम रेगुलेशन समझेंगे कि एक्चुअल में थायराइड हार्मोन्स का कैसे रेगुलेट हो रहा है, कैसे सिक्रेशन हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। देन इसके बाद हम इसकी थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन फर्दर इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सिंथेसिस हो रहा है, कहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, क्या क्या लोड्स ऑफ द जानकारी लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें रेगुलेशन के बारे में थोड़ी सी यहाँ पहले समझिए, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक हर चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में जब थायराइड हार्मोन्स का है यहाँ पर कह सकते हैं कि सिक्रेशन होता है, तो सबसे बात आती है यहाँ पर अपने ब्रेन में प्रेजेंट होता है एक तरह का आर्गन जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, है ठीक है। ये हाइपोथैलेमस जो होता है कह सकते हैं कि एक मदर ग्लैंड के रूप में काम करता है अपने बॉडी में, ठीक है। यहाँ से हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब कि ये जो हाइपोथैलेमस है तो हार्मोन्स का रिलीजिंग कह सकते हैं कि रिलीजिंग पॉइंट होता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। ये तो एबनॉर्मलिटी के दौरान होती है, लेकिन आपको नॉर्मल तरीके से पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे हाइपोथैलेमस के पास स्टिमुलेशन की कंडीशन होगी तो यहाँ से टीआरएच हार्मोन्स का क्या करेगा, रिलीज करेगा, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस से होगा, और ये कहाँ पर पहुंचेगा, प्यूटिटरी ग्लैंड्स के पास पहुंचेगा, और प्यूटिटरी में भी अंटेरियर जो प्यूटिटरी होती है वहां पर पहुंचेगा, क्लियर। अब अंटेरियर पिट्यूटरी में ये हार्मोन्स का क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब स्टोर होने के बाद जैसे ही बॉडी में जरूरत पड़ेगी इस हार्मोन्स को, तो यहाँ से ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा और पूरे टारगेट आर्गन तक पहुंचाएगा, क्लियर। तो आप पॉइंट को समझिए कि अंटेरियर पिट्यूटरी में आया, और यहाँ से एक और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम टीएसएस बोलते हैं शॉर्ट में, क्लियर। अब यहाँ से टीएसएस कहाँ पर पहुंचेगा, डायरेक्ट ये थायराइड ग्लैंड्स के पास पहुंचेगा, क्लियर। अब थायराइड ग्लैंड्स में दो हार्मोन्स का और सिक्रेशन होता है जिसको बोला जाता है T3 और T4, ठीक ना। T3 होता है ट्राई आइडो थायरोक्सिन, और T4 होता है थायरोक्सिन, और इसका अनादर नाम भी होता है टेट्रा आइडो थायरोक्सिन, क्लियर। आगे इनको समझेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि अगर बॉडी में लो बीएमआर हो रहा है, बेशल मेटाबॉलिक जो रेट होता है लो कंडीशन हो रही है, पेप्टी लेप्टिन हार्मोन्स यहाँ पर निकल रहा है, या कि अल्फा मिलो मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उस दौरान में इसका ज्यादा सिक्रेशन होगा, ठीक ना, मतलब कि स्टिमुलेट की कंडीशन होगी। अगर आप एक्सेस अमाउंट में आयोडीन को इनटेक किए हैं, स्ट्रेस कंडीशन है, सोमैटोस्टेटिन की कंडीशन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कंडीशन है, या कि डोपामाइन, ये सभी अगर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, तो उस दौरान में हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको निगेटिव फीडबैक भेज करके इनहिबिट कर देता है, मतलब कि रोक देता है, ठीक है। इतना आप इसका रेगुलेशन समझिए, इसको आगे हम और डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे किसकी, थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड्स में पहले हम इसकी बात करेंगे फंक्शनल एनाटॉमी, ठीक है। कि फंक्शनल एनाटॉमी दैट मीन्स क्या है, ये कैसे सिचुएटेड है, कितने ग्राम की है, किस शेप की होती है। तो यह कह सकती हैं कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के एक रूट होती है, और रूट कहाँ पर होता है, ये रूट नेक पर होता है। ये जो नेक एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कुछ इस इमेज से भी आप समझ सकती हैं कि नेक एरिया जो होता है वहां पर ये बटरफ्लाई शेप की प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पर भी देख सकती हैं कुछ इस तरीके से ये बटरफ्लाई के रूप में आपको नजर आएगी, ठीक है। और इसमें टू लोब्स प्रेजेंट होती हैं, इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और कह सकती हैं कि जो
ये लोब्स एक दूसरे से जुड़े हुए होती हैं, तो वहां पर एक टिश्यू की लेयर होती है, उसको बोला जाता है इस्थमस है। इसको जरूर याद रखिए यहाँ, ठीक है। ये दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब्स होता है और एक लेफ्ट लोब्स होता है। क्लियर, दो लोब्स सिचुएटेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे वेट का है, वजन कितना होता है, तो 20 से लेकर के 40 ग्राम्स होता है, इसको भी याद रखिए यहाँ। क्लियर, इसका सिक्रेशन फीमेल में ज्यादा होता है, अगर कंपेयर किया जाए मेल में, तो फीमेल में ज्यादा सिक्रेशन होता है कंपेयर टू द मेल्स हैं, ठीक है। मेल्स में कम आपको सिक्रेशन होने के देखने को मिलेगा। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स चेंज इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेक्सुअल साइकिल चलती है, सेक्सुअल पीरियड एक्टिविटी होती है फीमेल्स में, तो उस दौरान पर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। फंक्शन इंक्रीज द स्लाइटली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की कंडीशन होती है, तो इसका फंक्शन स्लाइटली इंक्रीज होने लगता है, और डिक्रीज ड्यूरिंग द मीनोपोज। मीनोपोज की कंडीशन में ये डिक्रीज होने लगता है, जब मीनोपोज की सिचुएशन आती है फीमेल्स में। क्लियर, इतना आप इसके थायराइड ग्लैंड का फंक्शनल एनाटॉमी समझ गए। कुछ यहाँ पर भी देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर से ही, ठीक है, कि कुछ इस तरीके से आपको बटरफ्लाई के रूप में दिया देखने को मिलेगी। टू लोब्स होते हैं, नीचे की ओर ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, और ये जो दो लोब्स से जुड़ती है एक दूसरे से, वहां पर एक टिश्यू की लेयर होती है जिसको बोला जाता है इस्थमस है। क्लियर, इसको इतना याद रखिएगा आप। आगे समझिए थोड़ी सी इसका हिस्टोलॉजी, ठीक ना। हिस्टोलॉजी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। हिस्टोलॉजी यहाँ पर हम बार बार क्यों लाते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन काफी जनरेट होते हैं, कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो किस टिश्यू और किस सेल से मिलकर के बनी होती है। क्लियर, तो ये चीज पॉइंट सही रहता है। तो समझिए यहाँ पर कि थायराइड ग्लैंड्स कई सारे क्लोज फॉलिकल से मिलकर के बनी होती है। अब यहाँ पर आपको फॉलिकल्स दिमाग में आया होगा, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, जो रेड कलर से हम यहाँ पर पेन को पॉइंट दे रही हैं, तो ये चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स है, और ये फॉलिकल्स क्या चारों तरफ से क्लोज करके रखा। ये फॉलिकल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर के बना होता है। क्लियर, तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि थायराइड ग्लैंड्स का जो क्लोज फॉलिकल्स होता है वो किस टिश्यू का मिलकर के बना होता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। इस एपिथेलियम में एक सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स हैं। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये फॉलिकुलर सेल्स होती है चारों तरफ से, और इसमें आपको एक रेड कलर का है पिन पॉइंट टाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस है। क्लियर, इन सेल के बीच में फोलिकुलर कैविटीज प्रेजेंट होती है। आप यहाँ पर भी देख सकती हैं कि ये जो आपको रेड कलर का है खोखला वाला पार्ट्स नजर आ रहा है, दैट इज कैविटीज। और इस कैविटीज में एक तरह का है प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम थायरोग्लोबुलिन से। इसको जरूर याद रखिएगा कि थायरोग्लोबुलिन से प्रोटीन्स कहाँ पाया जाता है। क्लियर, और यहाँ पर एक स्ट्रोमा सेल्स भी प्रेजेंट होती है, उसको भी हम आगे देखेंगे। स्ट्रोमा सेल्स यहाँ पर सिचुएटेड होती है। फोलिकुलर सेल्स हार्मोन्स का सिंथेसिस करके फोलिकुलर कैविटी में रिलीज करती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फोलिकुलर सेल्स हैं, तो यहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रहे हैं, और फोलिकुलर की जो कैविटीज, कैविटीज का मतलब ऐसे समझिए उसका खाली स्पेस मतलब खाली जगह, ठीक है, वहां पर ये रिलीज कर रहा। अब क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो रहा है कि पूछ देता है कि थायराइड ग्लैंड्स में ये जो सेल्स प्रेजेंट है वो किस सेल से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो याद रखिएगा फॉलिकुलर सेल से का सिक्रेशन होता है। फॉलिकुलर के द्वारा T3 और T4 हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। फॉलिकल्स के बाहर एक पैरा फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है, इसको बोला जाता है पैराफोलिकल सेल्स है, और ये पैराफोलिकल सेल्स को हम सी सेल्स भी कहते हैं। और इसी सेल से एक और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, दैट इज कैल्सीटोनिन। क्लियर, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड ग्लैंड से तीन तरीके से हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा, T3 हो रहा, T4 हो रहा, और एज वेल एज कैल्सीटोनिन हार्मोन्स भी सिक्रेट हो रहा है। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझिए।
अब यहाँ पर ये समझिए कि जो तीन हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उनका क्या क्या नाम है। फर्स्ट है यहाँ पर टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको हम T4 भी बोलते हैं, और इसका अनदर नाम भी होता है जिसको बोला जाता है थायरोनिन हार्मोन से। क्लियर, थायरोक्सिन हार्मोन से, सॉरी। सेकंड है ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसको हम T3 बोलते हैं, और थर्ड है यहाँ पर है कैल्सीटोनिन। तीन हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स में लगभग 90% T4 हार्मोन्स का कह सकते हैं कि कंटेंट प्रेजेंट होता है, और रिमेनिंग दैट जो बचता है, ठीक है ना, 9 to 10% वो T3 हार्मोन्स का होता है। मतलब कि लगभग 90% जो होता है T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, रिमेनिंग दैट जो 2 हार्मोन्स बचते हैं, तो 9 to 10% जो होता है T3 हार्मोन्स का होता है। क्लियर। थायराइड हार्मोन से मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए थायरोक्सिन ये हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉइंट को आप समझ के रखिए कि ये बार बार आएगा। क्लियर। इतना आप समझ गए इसके बारे में। अब इसका थोड़ी सी आप फंक्शन समझिए, और फंक्शन कह सकते हैं कि एक्शन समझिए। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड्स है, तो ये अपने बॉडी में कितने तरीके से कार्य करती है, इस चीज को समझिए। यहाँ पर हम पॉइंट दिए हैं, लगभग 17 पॉइंट दिए हैं। इसको आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। इन सभी को अभी हम डिटेल्स में भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एक्शन ऑफ द बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है अपने बॉडी में चलता रहता है उसका, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, विटामिन मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, एक्शन ऑन द बॉडी ग्रोथ, एक्शन ऑन द बॉडी वेट, एक्शन ऑन द ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी एक्शन, जीआईटी एक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन, स्केलेटल मसल्स एक्शन, ठीक है, that is action on the sleep, sexual function and other endocrine function। ये सभी 17 जो फंक्शन होते हैं इसके, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। अब इन्हीं को हम डिटेल्स में समझ लेते हैं एक एक करके। क्लियर। कि एक्शन ऑन द बीएमआर, बीएमआर में एक चीज आपको बता दें जिसको बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, बीएमआर ही करता है। मतलब कि इसी के थ्रू पूरा चलता है। बट यहाँ से क्वेश्चन क्या जनरेट होगा, इस चीज को समझिए कि थायरोक्सिन ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस और लंग्स को छोड़कर बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं सभी जगह बीएमआर की कंडीशन होती है। क्लियर। इस पॉइंट हमेशा रखिएगा कि थायरोक्सिन हो गया मतलब कि T4 हार्मोन्स, ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस और लंग्स है। यहाँ जगह क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट का किसी प्रकार की कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। रिमेनिंग दैट जितने भी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट है हर जगह बीएमआर की कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब कि बीएमआर को इंक्रीज करने का काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप समझिए इसका एक्शन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है। कि थायरोक्सिन सेल्स, थायरोक्सिन मतलब T4 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। थायरोक्सिन सेल में फॉलोइंग टाइप्स एक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में इंक्रीज होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि आरएनए का ट्रांसलेशन को बढ़ाता है। मतलब कि आरएनए अगर आगे की ओर माइग्रेट हो रहा, ट्रांसलेट हो रहा, तो उसमें भी अपना बढ़ावा देता है। डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट करने में बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। थायरोक्सिन माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। क्लियर। इतना आप जरूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। एक्शन ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है कि थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म फॉलोइंग तरीके से स्टिमुलेट करता है, जिसमें से थायरोक्सिन जीआईटी से ग्लूकोज को के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक ना। थायरोक्सिन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, मतलब आप ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी इंक्रीज करता है। थायरोक्सिन ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को भी बढ़ाता है। ये सभी कार्य कौन कर रहा है, आप कहें थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं, और स्पेशली जो थायरोक्सिन है। एक्शन ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है कि थायरोक्सिन फैट के स्टोरेज को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। और जो एडिपोज टिश्यू होता है तो एडिपोज टिश्यू से फैट का मोबिलाइजेशन करता है। क्लियर। एक्शन ऑन द विटामिन मेटाबॉलिज्म में,
थायरोक्सिन कई एंजाइम्स के फंक्शन को इंक्रीज करता है और विटामिन एंजाइम्स का पार्ट्स होता है। क्लियर, इतना आप इसमें जरूर याद रखिएगा। एक्शन ऑन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर में कैसे काम कर रहा है कि जो थायरोक्सिन के सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके, ठीक है, मतलब कि जो सेल्स हैं और सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी हो रही है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, जिससे हीट प्रोडक्शन जनरेट भी होने लगती है। एक्शन ऑन द बॉडी ग्रोथ है, बॉडी की ग्रोथ कैसे हो रही है कि थायरोक्सिन चिल्ड्रन में बॉडी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ठीक ना, और थायरोक्सिन के इफेक्ट से ग्रोविंग में मेटाबॉलिक एक्शन इंक्रीज होता है और मेटाबॉलिक एक्शन इंक्रीज होने से बॉडी ग्रोथ होती है, ठीक ना। तो बॉडी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है T3 और T4 हार्मोन से। नेक्स्ट इसका फंक्शन समझिए आप, बॉडी वेट, बॉडी वेट में कैसे कार्य कर रहा है कि थायरोक्सिन बॉडी वेट को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। थायरोक्सिन का सिक्रेशन इंक्रीज होने पर बॉडी में फैट डिक्रीज होता है, जिससे वेट कम होने लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो थायरोक्सिन है वो बॉडी वेट को मेंटेन करने का काम कर रहा है, ठीक ना, और थायरोक्सिन का सिक्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी में फैट को डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, और जब फैट डिक्रीज होगा तो बॉडी का वेट जो होता है कम होने लगेगा। इस तरीके से ये रेगुलेट कर रहा है। एक्शन ऑन द ब्लड, ब्लड में किस तरीके से काम कर रहा है, एक्चुअल में जो हीमोपोइसिस की कंडीशन होती है, हीमोपोइसिस में स्पेशली देखा जाए तो यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस दैट मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैं, कि जो प्रोसेस हो रही है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। एक्शन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब कि थायरोक्सिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ओवरऑल एक्टिविटी के रूप में कंट्रोल करता है। कैसे इंक्रीज कंट्रोल करता है कि थायरोक्सिन हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, थायरोक्सिन हार्ट के फोर्स ऑफ द कंट्रक्शन को इंक्रीज कर रहा है, मतलब कितना उसमें कंट्रक्शन हो रहा उसको भी इंक्रीज कर रहा है। बेसोडाइलेशन में भी काम करता है और साथ में ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करने का काम करता है। इस तरीके से ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी अपना एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट समझिए इसका रिस्पायरेशन एक्शन, रिस्पायरेशन एक्शन में क्या हो रहा है कि थायरोक्सिन रिस्पायरेटरी रेट और फोर्स आप द रिस्पायरेशन दोनों को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब जैसे आप हार्ट बीट की कंडीशन होती है तो उस दौरान पर थायरोक्सिन हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। एक्शन ऑन द जीआईटी, जीआईटी दैट मीन्स क्या हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। थायरोक्सिन एपेटाइटिस सिक्रेशन ऑफ द जीआईटी, मतलब कि जीआईटी में आपको अगर एपेटाइटिस की कंडीशन में प्रॉब्लम हो रही, मतलब एपेटाइटिस दैट मीन्स होता है भूख इंक्रीजमेंट होना, और मेटाबॉलिज्म ऑफ द जीआईटी, इन दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करके इंक्रीज करने का काम करता है। क्लियर। एक्शन ऑन द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थायरोक्सिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल या कि रेगुलेट होता है। थायरोक्सिन ब्रेन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और थायरोक्सिन ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती हैं तो उसके नॉर्मल कंडक्शन को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एक्शन ऑन द स्केलेटल मसल्स, अब स्केलेटल मसल्स में किस तरीके से काम कर रहा है कि थायरोक्सिन स्केलेटल मसल्स की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ में थायरोक्सिन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो रहा है जिसके कारण मसल्स में वीकनेस आएगी और वीकनेस होने के कारण उसका डेवलपमेंट वीक हो जाएगा। इस तरीके से ये स्केलेटल मसल्स में भी अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। स्लीपिंग की कंडीशन की अगर बात करेंगे, थायरोक्सिन पैटर्न को नॉर्मल स्लीपिंग रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब कि आप जब 24 आवर्स में नाइट में स्लीपिंग कर रहे हैं तो उस दौरान में थायरोक्सिन जो पैटर्न चलता है, मतलब कि स्लीप अवे साइकिल जो होती है वो चलती है, तो उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। एक्शन ऑन द सेक्सुअल फंक्शन कैसे हो रहा है कि थायरोक्सिन नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायरोक्सिन के डिक्रीज सिक्रेशन से मेल में लॉस ऑफ द लिबिडो, लिबिडो इसको याद रखिएगा, लॉस ऑफ द लिबिडो को मीन्स होता है कि जो सेक्सुअल डिजायर एक्टिविटी होती है मेल्स में उसमें लॉस होने लगती है, एज वेल एज जो फीमेल्स होती हैं उसमें भी लॉस होने लगती है। और एक और कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है पॉलीमेनोरिया, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। पॉलीमेनोरेनिया का मीन्स यहाँ पर ये होता है
कि जो मैच्योर पीरियड चलती है जो फीमेल्स में, उसमें अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस होने लगता है, उस कंडीशन को बोला जाता है। क्लियर। एक्शन ऑन द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स या अदर इंडोक्राइन फंक्शन, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करने के कारण थायरोक्सिन दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। क्लियर। इतना आप इसके फंक्शन को समझ गए क्या कह रहा है। आगे यहाँ पर समझिए नेक्स्ट हार्मोन्स कैल्सीटोनिन हार्मोन्स है। कैल्सीटोनिन भी हार्मोन्स भी होता है, पैराफोलिकल सेल्स मतलब सी सेल से सिक्रेट होता है। कैल्सीटोनिन जो होता है एक तरह कह सकते हैं कि ये प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होता है, मतलब कि प्रोटीन नेचर का होता है। इसमें दो तरीके से एक्शन वर्क कर रहा है, मतलब कि दो तरीके से फंक्शन काम करता है। एक तो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, और सेकंड जो होता है ब्लड फास्फेट लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है चीज को समझिए कि कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को 9 to 11 mg पर डेसीलीटर मेंटेन करने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। लगभग कह सकती हैं कि इतना कैल्शियम को ये मेंटेन करता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन बोन पर कैल्शियम के डिपोजिशन को भी बढ़ाता है। कैल्सीटोनिन यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रेशन को इंक्रीज करता है। कैल्सीटोनिन इंटेस्टाइन में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। और अदर एक्टिविटी कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, मतलब कि जो ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम लेवल होता है, ठीक है ना, और नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल है उन दोनों को मेंटेन कर रहा है कम करके। नेक्स्ट फास्फेट की अगर कंडीशन होती है इसमें, तो कैल्सीटोनिन ब्लड में फास्फेट के लेवल को डिक्रीज करके फास्फेट के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है ना, मतलब कि ब्लड में जो फास्फेट प्रेजेंट है उसको डिक्रीज करेगा और उसके लेवल को मेंटेन करेगा। कैल्सीटोनिन बोन्स पर फास्फेट के डिपोजिशन को बढ़ाता है, ठीक ना, जिसमें से कैल्सीटोनिन किडनी में फास्फेट के एक्सक्रेशन को इंक्रीज करता है। ये सभी कंडीशन किसमें हो रही है, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन्स होता है। क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम थोड़ी सी इसका समझेंगे, थायराइड ग्लैंड्स की केमिस्ट्री समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है। आज का लेक्चर थोड़ी सी लॉन्ग है, आप पेशेंस बना करके वीडियो देखते रहिए, ठीक है। एक्चुअल में जो T3 और T4 जो हार्मोन्स होती हैं, ठीक ना, ये आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स होती हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो एमिनो एसिड में टायरोसिन जो प्रेजेंट है। क्लियर। तो कभी कभार अगर क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा इसमें से कि ये आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, तो T3 और T4 दोनों होते हैं। पोटेंसी और ड्यूरेशन एक्शन की अगर बात करेंगे इसमें, तो पोटेंसी ऑफ द T3 इज 4 टाइम मोर देन द T4, मतलब कि T4 के कंपैरिजन में जो T3 होता है वो 4 टाइम पोटेंसी देता है। पोटेंसी मीन्स होता है क्षमता। क्लियर। ऐसा क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। T4 फॉर द लॉन्गर पीरियड देन द T3, मतलब कि ये लंबे समय तक अपना ड्यूरेशन समय अवधि देता है कंपेयर टू द T3। ड्यूरेशन ऑफ द T4 एक्शन इज द 4 टाइम मोर देन द T3। ओके। तो इसमें ये बता रहा है कि जो T4 होता है उसमें 4 टाइम यहाँ पर इसका ड्यूरेशन चल रहा है कंपेयर टू द T3। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन द एफिनिटी ऑफ दीज हार्मोन्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इनकी एफिनिटी जो होती है दोनों की डिफरेंट होती है। कैसे होती है जिसको समझिए कि T3 हैज द लेस एफिनिटी फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के लिए जो T3 हार्मोन्स होता है उसके पास लेस एफिनिटी होती है। एफिनिटी का मतलब होता है उसके साथ जुड़ने और मिल, और इसमें कंबाइन लूजली विद देम, मतलब कि इसके साथ अगर इसकी लो एफिनिटी है मतलब लेस एफिनिटी है तो कह सकते हैं कि उसका जो कंबाइन एरिया होता है बाइंडिंग करने का है तो वो लूजली रहेगा, सो दैट इज रिलीज्ड क्विकली, इसीलिए इसे जल्दी से रिलीज होकर के ब्लड स्ट्रीम में आता है। T4 हैज द मोर एफिनिटी, T4 की एफिनिटी ज्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है विद द प्लाज्मा प्रोटीन, सो दैट रिलीज्ड इनटू द स्लोली, मतलब कि ये अगर इसके साथ इसकी जो बाइंडिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये स्लोली स्लोली ये रिलीज होकर के ब्लड स्ट्रीम में आता है। देयरफॉर इसलिए T3 एक्ट एंड द टारगेट सेल्स से, जो T3 होता है ये टारगेट सेल्स को इमीडिएटली एक्ट करता है, अदर देन द T4 आर द स्लोली। क्लियर। इतना आप इसमें समझें।
इसके केमिस्ट्री में इसकी हाफ लाइफ समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है। थायराइड हार्मोन्स की हाफ लाइफ जो होती है हैव अ लॉन्ग लाइफ है, ठीक ना, लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, जिसमें से T4 की जो लॉन्ग लाइफ होती है 7 डेज होती है, ठीक है। और T3 की जो होती है वेरी करती है लगभग आपको 24 आवर्स, मतलब कि 10 घंटे से लेकर के 24 घंटे आपको देखने को मिलेगा, मतलब इतने टाइम तक ये जीवित रहेगा, देन इसके बाद रिलीज होकर अपना काम करके डेड फॉर्म में चला जाएगा। रेट ऑफ सिक्रेशन की बात करेंगे अगर, थायरोक्सिन जो होता है तो 80 से लेकर 90 माइक्रोग्राम पर डे सिक्रेट करने का काम करता है। याद रखिएगा यूनिट है, क्योंकि यूनिट से क्वेश्चन जनरेट होता है। ट्राई आइडोथायरोक्सिन मतलब T3 जो होता है लगभग आपको 4 से 5 माइक्रोग्राम पर डे सिक्रेट होगा। रिवर्स T3 जो होता है 1 से लेकर के 2 माइक्रोग्राम होता है। रिवर्स T3 क्या होता है आगे समझ में आ जाएगा। प्लाज्मा लेवल की अगर बात करेंगे, प्लाज्मा लेवल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप देखे होंगे कि सबसे कॉमन जो थायराइड हार्मोन्स का है टेस्ट करने के लिए प्रोसेस होती है बायोकेमिस्ट्री में, तो वो T3 T4 ही होती है। तो प्लाज्मा लेवल भी इसका देखा जाता है नॉर्मल रेंज के रूप में। 0.15 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आपको प्लाज्मा लेवल में T3 देखने को मिलेगा, जबकि T4 जो होता है तो 8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे समझिए इसका संथेसिस कैसे हो रहा है, मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स है इसका किस तरीके से संथेसिस फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअल में अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसका जो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है तो एक तरह की प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन, ठीक ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। प्रेजेंट इन द फॉलिकल कैविटी, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो फॉलिकल कैविटीज होती है वहां पर सिचुएटेड होता है। अब कैसे हो रहा है चीज को समझिए कि आप पहले क्या करते हैं, आयोडीन और थायरोसिन इन दोनों को आप इनटेक किए करते हैं, डाइट के फॉर्म में इनटेक करते हैं, इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हॉर्मोन। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना इसेंशियल होती हैं, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हैं, डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं, ठीक है। मतलब आयोडीन को भी आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं और थायरोसिन जो होता है इसको भी आप डाइट के रूप में ले रहे हैं। अब ये क्या होगा, आयोडीन आप डाइट के रूप में लिए, इस कन्वर्ट हो करके ये अब आयोडाइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा जो आयोडीन होगा, और ये ऑब्जर्व कहाँ पर हो जाएगा, फ्रॉम द जीआईटी टेक्स्ट से। एज वेल एज थायरोसिन इज आल्सो कंज्यूम थ्रू द डाइट एंड इज आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द जीआईटी टेक्स्ट। क्लियर? For the synthesis of the normal quantities of the thyroid hormones, approximately 1 mg of the iodine is required per week, about the 50 mg per year। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप पर वीक से 1 mg आयोडीन आप लेयर इनटेक कर रहे हैं तो ईयर में आप कितना इनटेक कर सकती हैं, 50 mg पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल क्वांटिटीज बता रहा है आयोडीन को इनटेक करने के लिए। प्रिवेंट ऑफ द आयोडीन डिफिशियंसी, कॉमन टेबल साल्ट आयोनाइज्ड, मतलब कि अगर आपको प्रिवेंट करना है तो कॉमन टेबल साल्ट आप यूज करिए विथ 1 पार्ट ऑफ द सोडियम आयोडाइड टू द एवरी 1 lakhs पार्ट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। क्लियर? इतना आप इसके बारे में समझ गए। अब ये आप फ्लोट चार्ट से समझिए कि किस तरीके से इसका सिंथेसिस हुआ है। एक्चुअल में जब आप आयोडीन खाएं तो ये आयोडीन जो होता है तो ये आयोडाइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आयोडाइड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, कि ये ऑक्सीडेशन और पर ऑक्सीडेस की एक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब ये आयोडीन क्या होगा, इसके साथ जाकर के मिलेगा थायरोसिन के साथ में, आयोडीनेशन और आयोडीनेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये कहां पर पहुंचेगा, थायरोसिन में। और थायरोसिन से यहाँ पर एक और प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा जिसको बोला जाता है थायरोग्लोबुलिन, ठीक ना। अब ये प्रोटीन जैसे ही इन्वॉल्व होगा तो यहाँ से दो तरीके से है, कह सकती हैं कि हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। फर्स्ट यहाँ पर मोनो आइडोथायरोसिन और सेकंड डाई आइडोथायरोसिन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MIT, इसको बोला जाता है DIT। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से जब मोनो आइडो थायरोसिन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक DIT को लेगा और एक MIT को, इन दोनों को लेकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ट्राई आइडोथायरोसिन, मतलब कि T3 का फॉर्मेशन कर देगा।
यहां से क्या होता है कि दो डीआईटी के क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा और ये T4 हार्मोन्स का है फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से इसका सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और यही T3 लेवल जो होता है ये फिर प्लाज्मा लेवल पर आएगा, ठीक है ना। और ये T4 जो होता है प्लाज्मा लेवल पर आएगा। देन इसके बाद आप ब्लड सिंपल लेकर के इसका आप टेस्ट परफॉर्म करके नॉर्मल रेंज समझ सकते हैं। क्लियर? इतना आप इसके बारे में समझ गए कि किस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है। स्टेज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन से मतलब कि कौन कौन सी स्टेज से ये गुजरता है थायराइड हार्मोन्स सिंथेसिस होने के लिए। 6 स्टेज होती है। स्टेज से क्वेश्चन जनरेट हुआ है तो इसको याद रखिएगा। क्लियर? कि थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, सेकंड आयोडाइड ट्रैपिंग, थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयोडीन इनटू द फोलिकुलर कैविटीज, और फिफ्थ है आयोडीनेशन ऑफ द थायरोसिन, और सिक्स है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? इनके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमको कंटेंट मिलेगा तो हम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। बट यहाँ पर जो कपलिंग रिएक्शन हो रही है कैसे हो रही है चीज को समझिए, क्योंकि यहाँ से आपको ये चीजें कोई नहीं बताता है तो ये समझना बहुत जरूरी। एक्चुअल में यहाँ पर जब थायरोसिन आप डाइट के रूप में इनटेक किए और यहाँ पर क्या हुआ, एक आयोडीन आया, इन दोनों को बाइंड किया तो एक चीज से एक और यहाँ पर हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा जिसको हम मोनो आयोडो ट्रायरोसिन बोलते हैं, एमआईटी। ठीक ना। अब ये एमआईटी एक और आयोडीन के साथ ये कंबाइन होगा, जुड़ेगा और डीआईटी बनाएगा, दैट इज डाई आयोडोथायरोसिन। ठीक ना। अब ये एक और डीआईटी एक एमआईटी के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, ट्राई आइडोथायरोसिन, मतलब कि T3 हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पर MIT और एक DIT मिलेगा तो यहाँ पर रिवर्ज T3 बन जाएगा, जो अभी हमने आपको बताया कि रिवर्ज T3 कैसे हो रहा आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसे हो रहा कि एक MIT मिलेगा और एक DIT मिलेगा, दोनों मिल गए रिवर्ज T3 का फॉर्मेशन कर देगा। और दो दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DIT मिलेगा, दैट इज डाई आइडोथायरोसिन। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो T4 हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, दैट इज थायराइड ग्लैंड्स एंड थायराइड हार्मोन्स हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को डिटेल्स में देखिए, इसकी मत किया करिए। ठीक है ना। आपके माइंड में जिस तरीके से अगर क्वेश्चन जनरेट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी को छोड़िए, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच है।